कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है जैसे कई दूसरी कहानियां शुरू होती हैं। गेट्स अचानक से दिखने लगे, मॉन्स्टर्स आ गए, इंसानों में नए पावर्स जाग गए और एक बार फिर दुनिया में शांति आ गई। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि दुनिया एक नए खतरे का सामना करने वाली थी रेड गेट के रूप में, जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर साबित हुई। इसे कैओस गेट के नाम से जाना गया। बेशुमार हंटर्स की मिलजुल की कोशिशों के बावजूद इस गेट को बंद करना नामुमकिन लगने लगा। जब इंसानियत बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थी, तब 12 लेजेंडरी हंटर्स सामने आए। उन्होंने कैओस गेट को हराया और इंसानियत को बचाने वाले हीरोज बन गए। इन 12 हीरोज को 12 अपोस्टल्स के नाम से जाना जाता है। सिर्फ 79 घंटों में उन्होंने डिस्ट्रक्शन बीस्ट को हरा दिया। अब इंसानियत अगले 100 सालों तक चैन की सांस ले सकती है, जब तक अगला कैओस गेट नहीं खुलता। इसका मतलब ये भी है कि आज के बाद 12 अपोस्टल्स के इकट्ठा होने में फिर से 100 साल लगेंगे। सबने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर ली है, लेकिन एक खास हंटर जो थंडर एम्परर के नाम से जाना जाता है, उसने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि वो क्या करेगा। अब तो उसके दोस्त भी ये जानने को बेकरार हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो अपनी इच्छा जाहिर करता है, वो राइटर बनना चाहता है, वो भी एक वेब नॉवेल ऑथर। कैओस गेट के बंद होने के कुछ महीने बाद थंडर एम्परर ऑनलाइन लेक्चर्स लेना शुरू करता है एक आदमी पीटरसन से। उसने अब अपने राइटिंग करियर के रोशन फ्यूचर के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। उसके अंदर राइटर बनने का इतना जुनून है कि उसे लगने लगा है शायद वो इस काम के लिए ही पैदा हुआ है। जब वो फाइनली काम शुरू करने का फैसला करता है, पीटरसन के लेक्चर से नोट्स बनाने के बाद, तभी उसके सीनियर्स उसे रोकते हैं। उनका कहना है कि आज के लिए इतना काफी है। लेकिन एम्परर को अभी आराम लेने का वक्त नहीं है, क्योंकि उसकी डेडलाइन कल तक की है। उसके पास देर करने का टाइम नहीं है। उसके सीनियर्स उसे गुड लक कहकर कैफे में छोड़कर चले जाते हैं। एम्परर जो जोश के साथ अपने काम में डूबने को तैयार है, तभी हमें खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी हरकत दिखाई देती है। एक मैनहोल कवर हिल रहा है। फिर अचानक उस मैनहोल से एक गंदा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर पूरी लगन से अपने काम में बिजी है, बिना इस बात की फिक्र किए बाहर क्या हो रहा है। वो लाटे पे लाटे पी रहा है और वेटर बस लाता ही जा रहा है। ये उसकी 18वीं ऑर्डर है। पीछे बैकग्राउंड में एक लेडी हैरान है कि आखिर एक आदमी इतनी सारी कॉफी कैसे पी सकता है। अपने आप को और ज्यादा एनर्जी देने के लिए वो अपने हेडफोन्स लगाता है और अपना फेवरेट प्लेलिस्ट चालू कर लेता है। अब वो अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए तैयार है। इसी वक्त वो मॉन्स्टर मैनहोल से पूरी तरह बाहर आ जाता है और तबाही मचाने लगता है। हर तरफ कैओस फैल जाता है, लोग मॉन्स्टर से पिट रहे हैं। लेकिन हमारा एम्परर अब भी बेपरवाह है, क्योंकि उसके कान में म्यूजिक जोर शोर से बज रहा है। उसका स्क्रिप्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ फाइनल टचेस बाकी हैं। थोड़ी देर तक अपना काम पॉलिश करने के बाद एम्परर अब सिर्फ एक की प्रेस दूर है अपने काम को फाइनलाइज करने से। लेकिन उसके प्रेस करने से पहले ही मॉन्स्टर कैफे की ग्लास वॉल तोड़ देता है। उसका लैपटॉप और सारा सामान हवा में उड़ जाता है। एम्परर बस अपना काम फाइनलाइज करना चाहता था, लेकिन अब उसका लैपटॉप जमीन पर दो टुकड़े हो चुका है। उसके हाथ कांप रहे हैं जब वो लैपटॉप को उठाता है, लेकिन अब उसके पास बस पछतावा है अपने लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट का। ये सब देखकर उसका गुस्सा आसमान छू लेता है। बिना अपनी जगह से हिले वो उस मॉन्स्टर को बिजली से जोरदार झटका देता है, उसे बिल्कुल खाक कर देता है। लेकिन मॉन्स्टर को भूनने के बाद भी एम्परर का गुस्सा कम नहीं होता। उसे लगता है कि उसने अभी इस मॉन्स्टर को ठीक से फ्राई भी नहीं किया है। अब थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं कि एम्परर आखिर इस कैफे में कैसे आया। कहीं और एक क्रेजी लड़की सोफा पर छिपकली की तरह लेटी है, चिप्स खा रही है और टीवी पर एक एक्साइटिंग मूवी देख रही है। इसका नाम है होंग यूमो। वो एक एस रैंक हंटर है और हमारे एम्परर की बड़ी बहन भी। हमारे एम्परर का असली नाम है ताई यीजुन, जो ताई सिबलिंग्स में सबसे छोटा है। यीजुन अपनी सिस्टर को ऐसे लेजी मोड में देखकर बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है। अब थोड़ा बैकग्राउंड ताइसो का भी जान लेते हैं। वो कंट्री की टॉप एस रैंक हंटर्स में से एक है और गार्जियन गिल्ड के 7th डिवीजन की कैप्टन भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके डेलिकेट लुक्स और फैशन सेंस की वजह से वो हंटर वर्ल्ड की सुपरस्टार है। लेकिन अभी के हालत में
वो बिल्कुल भी उस एलिगेंट और बैडास लेडी की तरह नहीं लग रही जो लोग सोचते हैं। यीजुन टीवी का रिमोट उठाता है और चैनल चेंज कर देता है, जिससे होंग युमो बिल्कुल पागल हो जाती है, जैसे किसी बच्चे से उसका फेवरेट गेम छीन लिया हो। युमो इस बात से बिल्कुल पागल हो जाती है कि यीजुन उसका प्रेशियस डे ऑफ बर्बाद कर रहा है, लेकिन यीजुन उसे याद दिलाता है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रीलांसर के रूप में उसके पास वैसे भी कोई फिक्स्ड काम नहीं है जिससे ब्रेक लेना पड़े। और जब वो घर पर ही है तो उसे घर के काम में मदद करनी चाहिए। अगर उसे ये पसंद नहीं तो कम से कम बाहर जाकर थोड़ी एक्सरसाइज ही कर ले। जब दोनों भाई बहन इस बात पर लड़ाई कर रहे होते हैं तभी अचानक येजुन का फोन बजता है, जो दोनों का ध्यान खींच लेता है। जब वो नोटिफिकेशन चेक करता है तो दोनों को पता चलता है कि मैप डिस्ट्रिक्ट सियोल में एक अचानक गेट खुल गया है। टीवी न्यूज़ भी यही रिपोर्ट कर रहा है, इस अनएक्सपेक्टेड गेट की वजह से उस एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया गया है और सबको कहा जा रहा है कि अगर मुमकिन हो तो घर के अंदर ही रहें। जो लोग पहले से बाहर हैं उन्हें तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई है। ये सुनते ही युमो तैयार हो जाती है बाहर जाने के लिए। उसका भाई पूछता है कि क्या उसके पास ऑफिशियल समन मैसेज आया है, जिसके जवाब में वो कह देती है कि नहीं, वो अपनी मर्जी से जा रही है क्योंकि उसे लगता है कि आने वाली तबाही को पहले ही रोकना बेहतर है। जैसे ही वो अपनी अजीब सी चश्मे उतारती है, वो अचानक से एक स्टनिंग हंटर में बदल जाती है, जिसका सबने नाम सुना है। येजुन भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बहन कितनी एफर्टलेसली कूल लग रही है। लेकिन वो उसे तसल्ली देता है कि उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक बेकार और बेरोज़गार राइटर वैसे भी आसपास काम से गया हुआ है। और इसी एक फैसले ने येजुन को उसके सपनों से जुड़ी हर चीज़ से दूर कर दिया। उसका लैपटॉप टुकड़े टुकड़े हो चुका है, हार्ड ड्राइव भी पूरी तरह से टूट गई है, उसकी लॉस्ट मैन्युस्क्रिप्ट को वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही उसका पहला काम था जो उसकी डेब्यू स्टोरी बनने वाला था। उसे पूरा यकीन था कि उसकी पहली नॉवेल से वो धमाका करेगा, वेब नॉवेल इंडस्ट्री में एक सुपर रूकी बनकर छाएगा। उसने तो सोचा था कि एक पॉपुलर राइटर बनकर वो इस साल का वेब नॉवेल अवार्ड जीतेगा, लेक्चर्स देगा और फाइनली अपने करियर के प्राइम में होगा। लेकिन अब वो सारे सपने सिर्फ उसके दिमाग में हैं, जो कभी सच नहीं हो पाएंगे। अपना गुस्सा थोड़ा हल्का करने के लिए अब वो कुछ ऑक्टोपसिस को ग्रिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने सोच लिया है कि वो इन मॉन्स्टर्स को अच्छी तरह से सबक सिखाएगा, ताकि उन्हें समझ आए कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब उसकी नज़र बॉस मॉन्स्टर पर है और ये बस वक्त की बात है जब वो उसका तीखा हिसाब चुकाएगा। इसी दौरान शहर के दूसरे हिस्से में पर्सनल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में लगे हैं। टीम वन यूनिट जो एरिया में भेजी गई थी, उसने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार गिराया है और सभी सिविलियंस को सुरक्षित जगह भेज दिया है। अब वो बचा कुचा काम खत्म करके वापस जाने को तैयार हैं। अब कुछ ही मॉन्स्टर्स बचे हैं और जैसे ही उनसे निपट लेंगे वो फ्री हो जाएंगे। उन्हें ये देखकर अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इस थ्रेट को कितनी आसानी से हैंडल कर लिया, खास तौर पर क्योंकि ये एक सडन गेट था जो अक्सर मुश्किल होता है। लेकिन इस बार जीत इतनी आसान क्यों थी, इसका रीजन भी क्लियर है। उनके टीम में बुलडोजर सियोकी जो है, सियोकी इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट गार्जियन की फोर्थ डिवीजन का एक जैक्ट बीस्ट है, जो एक ए रैंक हंटर है और बिना बकवास के काम करता है। वो अपनी टीम को चिल्लाकर कहता है कि बकवास बंद करो, बॉस मॉन्स्टर कभी भी आ सकता है और अब तक उसे हराया नहीं गया है। एक सोल्जर बिल्कुल भी परेशान नहीं है। उसे लगता है कि जब उनके टीम में एक ए रैंक हंटर है तो वो कैसे हार सकते हैं। लेकिन सियोकी उन्हें सतर्क रहने के लिए कहता है। उसे पता है कि मॉन्स्टर कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता है। तभी एक मैसिव ड्रैगन दिखाई देता है जिसके कई सारे हेड्स हैं। वो इतना बड़ा है कि उसके आसपास की बिल्डिंग्स भी छोटी लग रही हैं। वो अपनी बड़ी सी टेल जमीन पर मारकर इतना जोर का इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि एक सोल्जर जो उसके रास्ते में था उसी वक्त कुचला जाता है। पलक झपकते ही वो आदमी सिर्फ एक लाश बनकर रह जाता है। सियोकी बिल्कुल शौक में है। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। जो मॉन्स्टर उनके सामने है वो एक आम बीस्ट नहीं है, वो एक हाइड्रा है, जो एक ए रैंक का बॉस मॉन्स्टर है।
सोल्जर्स उस पर हर तरह का अटैक करते हैं, लेकिन उनके वेपन्स उस मॉन्स्टर को बस थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। वो मॉन्स्टर अपनी टेंटिकल से बिल्डिंग्स को ऐसे गिरा देता है जैसे वो कुछ भी ना हो। सीओ की डर से थरथराने लगता है। ए रैंक मॉन्स्टर का ए रैंक गेट से आना कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे समझ आ जाता है कि बिना रीइंफोर्समेंट्स के उनका बचा रहना नामुमकिन है। हाइड्रा अपने मुंह से पर्पल फायर निकालता है और सोल्जर्स उस इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सियो की टाइम पर आके अपनी टीम को बचा लेता है। एक अटैक को रोकने के बाद ही वो पूरी तरह से थक चुका है। उसे पता है कि उन्हें कुछ वक्त तक बस टिक कर रहना है जब तक रीइंफोर्समेंट्स नहीं पहुंच जाती। प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रा का हर एक हेड अपने आप में ए क्लास है, और अगर उसके सारे 9 हेड्स एक साथ अटैक कर दें तो जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन सियोकी हार मानने को तैयार नहीं। अगर लोगों की जान बचानी है और उसमें अब तक ताकत है, तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ेगा। और फिर सियोकी वही करता है जो एक असली हीरो को करना चाहिए। वो हवा में उछलता है और एक मीटियर की तरह नीचे गिरता है। अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के 2 हेड्स उड़ा देता है। ये एक छोटी जीत है, लेकिन ये थ्रेट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी नहीं है। हाइड्रा का एक हेड दोबारा से पर्पल ब्लास्ट छोड़ता है और सियोकी सीधा उसके रास्ते में आ जाता है। अटैक उसे गिरा देता है और वो बैटलफील्ड से बाहर हो जाता है। लेकिन हाइड्रा अभी रुकने वाला नहीं। उसके सारे हेड्स ऊपर उठते हैं, एक मैसिव फायरबॉल बनाने के लिए एनर्जी इकट्ठी करते हैं। सियोकी, जो बुरी तरह घायल हो चुका है, समझ जाता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। तभी आसमान में एक बिजली चमकती है जो मॉन्स्टर के फायरबॉल पर गिरती है और उसे तुरंत मिटा देती है। सियोकी हैरान रह जाता है, देख रहा है कि कैसे वो बिजली थ्रेट को खत्म कर देती है। उसके सामने खड़ा है थंडर एम्परर खुद। यीजुन बिल्कुल गुस्से में है। वो बस एक क्लिक दूर था अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट कंप्लीट करने से, और इन मॉन्स्टर्स ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बॉस मॉन्स्टर उसकी रेडिएंट ऑरा को देखकर डर से कांपने लगता है। कंफ्यूज्ड और डेस्परेट वो अपनी मौत की तरफ भागता है। लेकिन यीजुन ने फैसला कर लिया है कि वो इसे सबक सिखा के ही रहेगा। वो हवा में हाथ घुमाकर मॉन्स्टर के एक फेस पर जोर से थप्पड़ मार देता है। एक थप्पड़ ही नहीं, थप्पड़ पे थप्पड़, जब तक मॉन्स्टर चक्कर खाने नहीं लगता। और जब लगता है कि मॉन्स्टर अब और नहीं सह पाएगा, तब यीजुन अपना फाइनल क्रशिंग ब्लो देता है। एक ऐसी लाइटनिंग स्ट्राइक जो हाइड्रा को बिल्कुल भून कर रख देती है। लेकिन इतना बड़ा मॉन्स्टर खत्म करने के बाद भी यीजुन का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो अब भी अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट की डेडलाइन के चक्कर में भड़क रहा है। जो सोल्जर्स बचे हैं वो धीरे धीरे अपनी होश संभालते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्या हुआ। उन्हें दिख रहा है कि मॉन्स्टर को हराया जा चुका है, लेकिन उन्हें अपने कैप्टन की भी चिंता हो रही है। सीओ की मुश्किल से होश में है लेकिन जिंदा है और टीम उसकी तरफ दौड़ती है। उन्हें हाइड्रा का लाश भी दिखाई देता है। जब वो उसके पास जाते हैं तो एक हेड पर एक बड़ा सा ग्रूव दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर बहुत जोर से वार किया हो। सोल्जर्स को लगता है कि ये काम उनके कैप्टन सियोकी का ही है। ये खबर जल्दी फैल जाती है। न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट करते हैं कि एक ए रैंक हंटर सियोकी ने एक ट्रिपल ए रैंक्ड मॉन्स्टर को अकेले हरा दिया, वो भी इतने बड़े रैंक डिफरेंस के बावजूद। लेकिन एक मिस्ट्री अब भी बाकी है। एक ए रैंक गेट से अचानक ट्रिपल ए मॉन्स्टर कैसे आ गया? 2 साल बाद सीओ की इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है। उसकी हीरोइक बैटल की वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं। 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुकी हैं। उसे एक हीरो की तरह देखा जा रहा है, चाहे उस फाइट में उसे इतनी चोटें लगीं कि 14 हफ्तों तक रिकवरी पीरियड मिला, और गालियां चिल्लाने की वजह से उसकी आवाज़ भी परमानेंट डैमेज हो गई। इस बीच हंटर कम्युनिटी के हाई लेवल मीटिंग में सियोकी की परफॉर्मेंस डिस्कस हो रही है। एक मेंबर कहता है कि सियोकी को गार्जियन गिल्ड में तुरंत रिक्रूट कर लेना चाहिए उसकी अमेजिंग परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन एक और व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं है, कह रहा है कि वो अभी भी सिर्फ एक ए रैंक है। लेकिन सब मान रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसे एस रैंक तक प्रमोट किया जा सकता है। वहीं मीटिंग में चुपचाप बैठी यूमो, जो यीजुन की बहन है, सब कुछ जानती है। उसे पता है कि हाइड्रा को सियोकी ने नहीं, बल्कि उसके भाई यीजुन ने हराया था। वो सोचकर घबरा रही है कि अगर किसी को सच्चाई पता चल गई
तो उन दोनों की मुश्किल बढ़ जाएगी। मीटिंग में डांग, जो गार्जियन गिल्ड का मास्टर और एस रैंक हंटर है, शक कर रहा है कि शायद इस मॉन्स्टर की हार के पीछे थंडर एम्परर का हाथ हो। वो पूछता है कि क्या सच में किसी को लगता है कि एक ए रैंक हंटर ट्रिपल ए मॉन्स्टर को हरा सकता है। उसे ये बात हजम नहीं हो रही। यूमो पूरी कोशिश करती है अपनी फीलिंग्स छुपाने की, लेकिन उसके अंदर डर है कि अगर डांग को सच्चाई पता चल गई तो उसका और यीजुन का बुरा हाल होगा। डांग मीटिंग से निकलते वक्त भी शक में है। उसे यकीन है कि सिर्फ थंडर एम्परर जैसा इंसान ही इतने खतरनाक मॉन्स्टर को हरा सकता है। चाहे थंडर एम्परर अपने निशान मिटा दे, डांग उसे ढूंढ कर रहेगा और उससे मिलकर ही रहेगा। दूसरी तरफ थंडर एम्परर, जो एक जायंट मॉन्स्टर को एक ही बिजली की स्ट्राइक में उड़ा चुका है, अब पसीने से तरबतर है, जैसे उसे किसी ने रेगिस्तान में डाल दिया हो। और ऐसा किस वजह से? उसके मैन्यूस्क्रिप्ट एग्जामिनर की वजह से। और ये कड़ी जज और कोई नहीं, गोल्ड लेवल पब्लिशिंग एडिटिंग टीम 3 के एडिटर गुक्युंगमो हैं। और आखिर में क्युंगमो अपना फैसला सुनाता है। स्टोरी में कुछ भी ऐसा नहीं जो ऑडियंस को एक्साइट कर सके। ये सुनकर ये जो उनको ऐसा लगता है जैसे उस पे सच में बिजली गिर गई हो। दूसरी तरफ क्युंगमो अपनी डिटेल्ड रिव्यू देना शुरू करता है। सेटिंग तो अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर मॉन्स्टर एक ही हिट में उड़ा दिया जाता है। कहानी में स्टाइल ज़्यादा है, सब्सटेंस कम। ऐसे में रीडर्स बोर हो जाएंगे। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी नहीं है, रियलिज्म की भी कमी है। ऐसे चलता रहा तो रीडर्स उस कहानी में डूब नहीं पाएंगे। दे लूज इंटरेस्ट और उसे बीच में ही छोड़ देंगे। ये जो बेचारा डेस्परेशन में आर्ग्यू करने की कोशिश करता है। उसने सच में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कहानी को इंगेजिंग बनाने की, लेकिन लगता है कि रेपिटेशन ही नहीं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं उसकी स्क्रिप्ट में। क्यूंगमो अपना आईपैड उसके सामने स्लाइड करता है और उससे रिसेंट न्यूज़ के बारे में पूछता है। एक गार्डियन हंटर ने एक सडन गेट ब्रेकआउट के दौरान सिविलियंस को बचाया, वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर। वो लगभग मरने ही वाला था। क्यूंगमो कहता है कि युजुन को ऐसी कहानी लिखनी चाहिए थी, एक आम हंटर की, जो हाई रैंक भी नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की रक्षा की। उस बैटल की इंटेंसिटी, उस डेस्परेशन, यही वो चीज़ है जो यीजुन की कहानी में मिसिंग थी। बिना उस सीन को देखे भी लोग एक हीरो से इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही किसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है, चाहे लोग वहां न रहे हों, लेकिन वो महसूस कर पाते हैं कि वो भी उस पल का हिस्सा थे। उन्हें समझ में आता है उस इंसान का दिल, उसकी मुश्किलें, उसका दर्द। यही है रियलिज्म का टच। और तभी युजुन के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। अब उसे बात समझ में आती है। वो शर्मिंदा होकर अपनी गलती मानने के लिए झुक जाता है। उसने कभी भी ऑडियंस की इमोशंस को ध्यान में नहीं रखा था। अब जब उसे अपना काम समझ में आ गया है, क्यूंगमो उसे 1 और हफ्ते का टाइम देता है अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को रिवाइज करने के लिए। येजुन इस बात के लिए बेहद शुक्रगुजार है, लेकिन जाने से पहले क्यूंगमो उसे एक आखिरी वार्निंग देता है। ये उसकी लास्ट चांस है और इस बार उसे बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। और अगर गड़बड़ हुई तो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। ये सुनते ही थंडर एम्परर एक बार फिर पैनिक मोड में चला जाता है, पसीने में तरबतर, जैसे उसे किसी ने सोना में डाल दिया हो। घर लौटकर येजुन बिल्कुल थका हारा महसूस करता है। वो काउच पर गिर जाता है, बिल्कुल एनर्जी खत्म। उसका बड़ा भाई उसकी नेगेटिव एनर्जी देखकर इरिटेट हो जाता है और उसके माथे पर जोर से मुक्का मार देता है। लेकिन येजुन अपने हालात पे रोना रोता रहता है, अपने उम्मीदों के टूटने का गम मनाते हुए। उसकी आंखों से फ्रस्ट्रेशन के आंसू बहने लगते हैं और वो अपने भाई से पूछता है कि अब वो क्या करे। फिर वो अपने भाई को अपनी प्रॉब्लम समझाता है। फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि उसे अपनी स्क्रिप्ट को एक बार फिर रिवाइज करना पड़ेगा। अगर वो इस बार भी फेल हो गया तो उसका कॉन्ट्रैक्ट एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ टर्मिनेट हो जाएगा। उसका गोल है स्टोरी लाइन को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाना, लेकिन उसके सामने एक बड़ी रुकावट है, उसकी अपनी राइटिंग स्किल्स की कमी। क्यूरियोसिटी में उसका भाई पूछता है कि उसने पहले क्या लिखा था। ये जुन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बताता है, जिसमें उसने एक सिंगल अटैक में 30 ए रैंक मॉन्स्टर्स को उड़ा दिया था। उसके लिए ये सबसे रियलिस्टिक सेटिंग थी उसके दिमाग में। इससे ज़्यादा ग्राउंडेड प्लॉट हो ही नहीं सकता था। ऐसा लगता है जैसे येजुन ये समझ बैठा है कि क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को एक स्ट्राइक में उड़ा सकता है, तो सभी इतने ही पावरफुल हैं।
उसका भाई भी समझ जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो वो अपने भाई से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी आम इंसान की तरह लड़ाई की है। येजुन गर्व से हाँ में जवाब देता है। जब उसका भाई पूछता है कि कब, तो येजुन केओस गेट इंसिडेंट याद करता है। 70 घंटे तक बिना रुके मॉन्स्टर्स की वेव के अगेंस्ट लड़ाई। उसके लाइफ की सबसे एग्जॉस्टिंग बैटल थी वो। लेकिन उसका भाई इस बात पर जोर देता है कि ऐसे इवेंट्स रोज रोज नहीं होते। केओस गेट्स बहुत रेयर होते हैं और उन्हें रेफरेंस बनाकर कहानी लिखने से एक आम हंटर की मुश्किलों का पता नहीं चलता। येजुन क्यूरियस होकर पूछता है कि उसका भाई क्या सोच रहा है। उसका भाई उसे समझाता है कि दुनिया में सिर्फ 12 लीजेंडरी हंटर्स हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने शक्तिशाली इंसान के एक्सपीरियंसेस को रिलेट कर सकें। असल में ज्यादातर हंटर्स एफ रैंक से सी रैंक तक होते हैं। सिर्फ ए रैंक तक पहुंचने का मतलब है इतनी दौलत जितनी कभी खर्च ना कर पाए, और उससे जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। एस रैंक हंटर्स को तो ना सिर्फ जबरदस्त टैलेंट मिलता है, बल्कि वो इतने पावरफुल होते हैं कि बड़े कॉरपोरेशंस के सीईओ से भी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। क्योंकि लीजेंडरी हंटर्स इतने रेयर होते हैं, ऑडियंस उन्हें प्रोटोगोनिस्ट बनाकर रिलेट नहीं कर पाएगी। ऑडियंस अक्सर अपने आप को मेन कैरेक्टर में देखती है, इसलिए ग्रेजुअल ग्रोथ वाली स्टोरीज ज़्यादा अपीलिंग होती हैं। अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए उसका भाई यजुन को सजेस्ट करता है कि वो ज़्यादा रिसर्च करे, आम हंटर्स को देखे या कम से कम उन्हें ऑब्जर्व करे। लेकिन यजुन को एक और प्रॉब्लम का सामना है। वो खुद एक लाइसेंस्ड हंटर नहीं है। उसके लिए एक्टिव बैटल जोन्स में घुसना मना है। कोई दूसरा ऑप्शन ना देखकर वो अपने बेटे भाई से मदद की भीख मांगता है। उसका बडरेद्दा भाई, जो छोटे भाई की जिद से तंग आ चुका है, एक सजेशन देता है। कोरियन हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मिल ले, शायद वो इसमें उसकी मदद कर सके। वो यीजुन को याद दिलाता है कि वो थंडर एम्परर है, कोरिया का इकलौता लेजेंडरी हंटर जो मॉन्स्टर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर चुका है। उसे इस तरह बेचारा लूजर नहीं बनना चाहिए। कट टू कोरियन हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग, जहां प्रेसिडेंट पार्क टेहोन बिल्कुल फ्रेंजी में है। वो इंटरनेशनल हंटर एसोसिएशंस के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के साथ इंटेंस नेगोशिएशंस कर रहा है, कोरिया की स्टैंडिंग को प्रमोट करने की पूरी कोशिश में। पिछले साल ग्रीस अर्थक्वेक की सेकेंड वार्निंग के बाद कोरियन एसोसिएशन ने कई इंटरनेशनल गेट रेड्स सक्सेसफुली कंप्लीट की हैं और हंटर ट्रेनिंग में अपनी एक्सपर्टीज प्रूव की है। उनकी मदद से फ्रांस एक गेट ब्रेक की वजह से पूरी सिटी के तबाह होने से बच गया। जब जर्मनी ने वेटन हंटर्स से ट्रेनिंग मेथड्स शेयर करने की रिक्वेस्ट की, तब भी कोरिया ने सपोर्ट दिया। फिर भी इन सब के बावजूद कोरिया की रैंक एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट रिजेक्ट क्यों हो गई? इंडियन हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कन ग्रोवर पार्क टेहोन की डेस्परेट प्लीज को स्मगली रिस्पॉन्ड करते हैं। वो समझाते हैं कि रिजेक्शन का रीजन है कोरिया के पास लेजेंडरी हंटर्स का ना होना। टॉप रैंक्ड 11 देशों के पास लेजेंडरी हंटर्स हैं जो इंटरनेशनल सपोर्ट दे सकते हैं, जबकि कोरिया के पास ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से साउथ कोरिया का इकलौता लेजेंडरी हंटर, थंडर एम्परर, अचानक रिटायर हो गया। डिस्कशन इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन आखिर में ग्रोवर बिल्कुल क्लियर कर देता है। सिर्फ वही देश एलीट फर्स्ट क्लास नेशनल हंटर रैंक्स में घुस सकते हैं जिनके पास लेजेंडरी हंटर्स हो। कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। बेचारा पार्क डेहोन और नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, कम से कम सेकंड क्लास स्टेटस की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ग्रोवर और उसके कलीग्स और बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैटर को पोस्टपोन कर दिया जाता है, जिससे पार्क डेहोन डेवस्टेटेड फील करता है। उसका गुस्सा इस बात पर है कि जब इन लोगों को मदद चाहिए थी, तब तो ये भीख मांग रहे थे, लेकिन अब मदद देने की बारी आई है तो इन्होंने मुंह मोड़ लिया। उसका असिस्टेंट उसे शांत रहने को कहता है, याद दिलाता है कि अभी और भी ड्यूटीज हैं जो पूरी करनी है। प्रेसिडेंट आखिरकार अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और पूछता है कि अब एजेंडा में क्या है। असिस्टेंट रिपोर्ट करता है कि स्कॉर्पियन गिल्ड के साथ मीटिंग है, जो एसोसिएशन के फील्ड कोलैबोरेशन प्रपोजल के रिस्पॉन्स में आई है। लेकिन असिस्टेंट रिकमेंड करता है कि इस मीटिंग को स्किप कर दिया जाए। स्कॉर्पियन गिल्ड की रेपुटेशन को कुछ खास नहीं है, और रूमर्स हैं कि वो सीक्रेटली कंपीटिंग गिल्ड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एसोसिएशन सपोर्ट का बहाना लेकर हाई लेवल गेट्स पर मोनोपोली करते हैं। अगर एसोसिएशन इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हुई तो उनकी रेपुटेशन भी खतरे में आ सकती है। पार्क डेहोन भी
ऐसे ही कंसर्न्स रखता है, लेकिन वो अपने असिस्टेंट को याद दिलाता है कि वो एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड गिल्ड की मीटिंग रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। तभी एक अर्जेंट रिपोर्ट आती है। एक आदमी जबरदस्ती बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा है और वो प्रेसिडेंट से मिलने की डिमांड कर रहा है। उसका कहना है कि वो एक कन्वीनियंस स्टोर ओनर का बेटा है। पार्क डेहोन को यह सुन के बुरा लगता है कि कोई रैंडम कन्वीनियंस स्टोर ओनर का बेटा ऐसे एसोसिएशन में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकता है। असिस्टेंट तुरंत माफी मांगता है और खुद उस इशू को हैंडल करने की तैयारी करता है। तभी रिपोर्टर चोंगड़ा कन्वीनियंस स्टोर का नाम मेंशन करता है। ये नाम सुनते ही पार्क डेहोन को ऐसा लगता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। अगर उसकी याददाश्त सही है तो ये स्टोर थंडर एम्परर के पिताजी का है। एक पल के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, फिर वो पैनिक में आ जाता है। वो बिल्डिंग के बाहर ऐसे दौड़ता है जैसे फ्लैश को भी शर्मा दे। जब एलिवेटर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो सीढ़ियां उतरता है बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वो थंडर एम्परर को इंतजार नहीं करवा सकता। इसी बीच एसोसिएशन बिल्डिंग के बाहर एक कार आती है जिसमें स्कॉर्पियन गिल्ड मास्टर, जो जेनिम और उसका सेक्रेटरी बैठे हैं। वो दोनों खुश हैं, सोच रहे हैं कि उनके गिल्ड की रेपुटेशन अब बाएरिज गई है, क्योंकि पार्क डेहोन ने उनसे मिलने के लिए हाँ कह दिया। लेकिन फिर अचानक वो देखते हैं कि प्रेसिडेंट खुद बिल्डिंग से बाहर भागता आ रहा है, बिल्कुल फ्रेंजी मोड में। लतफहमी में वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट उनका स्वागत करने आ रहा है, लेकिन जनीम की उम्मीदों पर पानी तब फिरता है जब पार्क डेहोन उसे साइड में धकेलकर सीधा आगे बढ़ा जाता है। वो तो जेनिम को डांट तक देता है कि उसकी बेकार बॉडी थंडर एम्परर के रास्ते में आ गई। जब पार्क डेहोन आखिरकार यीजुन तक पहुंचता है, वो उसके कंधे पकड़ी के लगातार माफी मांगता है उससे इंतजार करवाने के लिए। माफी मांगने के बाद वो पूछता है कि थंडर एम्परर एसोसिएशन में किस काम से आया है। यीजुन बस इतना कहता है कि वो हंटर्स को पास से लड़ते हुए देखना चाहता है। पार्क डेहोन, जो अभी भी ओवर एक्साइटेड है, डिटेल्स ढंग से सुने बिना ही तुरंत वादा कर लेता है कि वो यीजुन के वापस आने के लिए सारी पेपर वर्क तैयार कर देगा। लेकिन उसके सपने तभी चूर हो जाते हैं जब यीजुन क्लैरिफाई करता है कि वो वापस नहीं आ रहा, उसको बस नॉर्मल हंटर्स को एक्शन में देखना है। इसके बदले में यीजुन उससे एक विश पूरी करने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। अगर कोरियन हंटर एसोसिएशन यीजुन की रिक्वेस्ट में कोऑपरेट करेगी तो वो टेम्परेरीली थंडर एम्परर का रोल निभाएगा। पार्क डेहोन इस गोल्डन मौके को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है और यीजुन को गेट हेल्पर का रोल असाइन कर देता है। गेट हेल्पर्स का काम क्लियर्ड गेट्स से लूट निकालना, एस्केप रूट्स को सिक्योर करना और क्रिटिकल सिचुएशंस में कॉम्बैट में भी हेल्प करना होता है। लेकिन असल लड़ाई रेयरली होती है, क्योंकि हाई रैंक्ड हंटर्स ज़्यादा एक्शन हैंडल कर लेते हैं। ये रोल बिल्कुल वैसा है जैसा यीजुन को चाहिए था। एक्साइटेड होते हुए यीजुन हैरान होता है कि उसे कभी पता ही नहीं चला कि ऐसी जॉब भी होती है। शायद इसलिए क्योंकि उसके रैंक पर वो हमेशा ऐसे गेट्स में गया जहां ए रैंक हंटर्स भी कोलेटरल डैमेज में खत्म हो जाते थे, इसलिए उसे कभी हेल्पर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खैर, वो खुश है कि उसे ये गिग मिल गया और वो इसके लिए एक्साइटेड है। जाने से पहले वो प्रेसिडेंट को कहता है कि बाकी डिटेल्स कन्वीनियंस स्टोर पे भेज देना। इतना कहकर वो खिड़की से मेटियोर की तरह लॉन्च करता है और गायब हो जाता है। खिड़की में जो बड़ा सा छेद रह जाता है उसे देखकर असिस्टेंट सोचने लगता है कि क्या थंडर एम्परर हमेशा से इतना ही रेकलेस था। प्रेसिडेंट तुरंत अपने असिस्टेंट को चुप रहने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी थंडर एम्परर के बारे में बुरा बोले। उसका कहना है कि यीजुन रेकलेस नहीं है, वो बस थोड़ा अलग है, लेकिन वो अब भी कोरिया की आखिरी उम्मीद है। सीन कट होता है यीजुन पर, जो अब सी रैंक गिल्ड हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स के हेडक्वार्टर्स पर पहुंच गया है। अब से यीजुन असली हंटर दुनिया के बारे में ज्यादा जान पाएगा, और इस बार वो अपनी स्टोरी में रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भरना चाहता है, पहले की तरह शैलो चीजें नहीं। जैसे ही वो अंदर आता है वो खुशी से चिल्लाता है अपना नाम बताते हुए और अनाउंस करता है कि वो नया गेट हेल्पर है। लेकिन उसकी खुशी तुरंत चली जाती है जब वो देखता है कि इस गिल्ड में तो कुछ हो ही नहीं रहा।
वहां बस ट्रैश बैग्स का ढेर है और दो इंसानी रूप में ट्रैश बैग्स काउच पर पड़े हैं। उनमें से एक गेट का नाम सुनते ही होश में आता है, पैनिक मोड में सोचता है कि शायद कोई गेट खुल गया। काउच में पड़ा दूसरा आदमी समझाता है कि वो बस नया गेट हेल्पर है जो आज आने वाला था। मोटा आदमी तुरंत संभलता है और यीजुन को पहली गलत इंप्रेशन के लिए माफी मांगता है। तब तक यीजुन खुश है कि आखिरकार उसे एक असली गिल्ड का अनुभव मिल रहा है। मोटा आदमी एक बड़ी सी स्माइल के साथ नए मेहमान का स्वागत करता है और अपना परिचय मैन सासोंग, गिल्ड मास्टर ऑफ हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स के रूप में देता है। यीजुन भी पूरी ईगरनेस के साथ उसका हाथ जोर से हिलाता है, मिलने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सासोंग उसे अंदर बुलाता है और आराम से बैठने को कहता है। पता चलता है कि वो सी रैंक गिल्ड इसलिए हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 3 ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जिनमें से एक वो काउच पे पड़ा है। तीसरा आदमी किसी डिस्पैच पर गया है। डिस्पैच का नाम सुनते ही यीजुन एक्साइटेड हो जाता है। सोचता है कि ये भी शायद वैसे ही होगा जैसे 12 अपोजल्स को दूसरे देशों में भेजा जाता है। सासों को बेचारी सी फीलिंग आती है। समझ जाता है कि यीजुन इतने सारे गिल्ड्स में से यहीं आ गया। इसी बीच यीजुन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि वो हर चीज पर नोट्स बना रहा है। आखिर उसे अपनी स्क्रिप्ट में एक नॉर्मल गिल्ड का पोर्ट्रेयल देना है, लेकिन जो वो देख रहा है ये जगह तो नॉर्मल से बहुत दूर है। काउच पे पड़ा बंदा तक ये मान लेता है ये गिल्ड हमेशा सी रैंक में ही अटका रहेगा और यहाँ पैसा कमाने का कुछ खास स्कोप नहीं है। जो कुछ मेंबर्स हैं वो भी मुश्किल से गुजारा करते हैं। सासोंग को लगता है कि उसके दोस्त को इतना ब्लंट और इंसल्टिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन सच तो सच है। दोनों के बीच बहस चलती रहती है और यीजुन इनकी दोस्ती और कैमरेडरी के बारे में नोट बनाता रहता है। उसे लगता है जैसे वो दोनों पुराने यार हैं। सासों खुद भी मानता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं। जब दोनों की नोकझोंक चल रही होती है, यीजुन हंटर्स के बीच की कैमरेडरी को ऑब्जर्व करके नोट्स बनाने में लगा होता है। वो उन्हें इतने रिस्पेक्ट से देख रहा है कि वो सोचने लगते हैं शायद एफ रैंक होने की वजह से ही वो उन्हें इतना बड़ा समझ रहा है, वरना उनमें तो कुछ खास नहीं है। इस बीच यीजुन अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन के साथ पूरी तरह से पागल हो रहा है। उसने अपने दिमाग में पक्का मान लिया है कि ये दोनों आदमी कुछ महान हंटर्स हैं। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि वो इनके साथ गेट में जाने के लिए बेकरार है। तभी एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है क्योंकि सासोंग क्लैरिफाई करता है कि इस गिल्ड के पास अभी किसी भी एक्सपेडिशन का प्लान नहीं है। ईजुन के चेहरे से पूरी एंथुजियाज्म निकल जाती है, जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत ही बुरा जोक सुन लिया हो। उसने तो हंटर गिल्ड ज्वाइन ही इसलिए किया था ताकि वो रेड्स पे जा सके। सासोंग ये बताता है कि उसका भी एक्सपीडिशन पे जाने का मन है, लेकिन अब तक उसे मौका ही नहीं मिला। ईजुन फिर पूछता है कि अब वो क्या करेगा जब उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेने का प्लान शुरू होने से पहले ही धड़ से गिर गया। सासोंग बिना किसी टेंशन के कहता है कि अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। तब यीजुन को समझ आता है कि कम जॉब मिलना भी एक तरह का रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही है। वैसे भी गेट्स तो रोज रोज नहीं खुलते। अब वो किसी भी काम के लिए तैयार है। अगर रेड जॉब्स नहीं मिल रही हैं तभी ब्राउन हेयर्ड लड़का तुरंत उसे साफ सफाई करने का ऑर्डर दे देता है। सासोंग उस लेजी बंदे की पोल खोलता है जो अपना काम किसी और पर डाल रहा है, लेकिन ये जून खुशी खुशी ये काम एक्सेप्ट कर लेता है। उसे तो बस यही लग रहा है कि ये भी एक एडवेंचर है। उसके पास अपनी स्क्रिप्ट को रिवाइज करने के लिए पूरा एक हफ्ता है जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो जाता। इसलिए तब तक वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट में जितना रियलिज्म भर सकता है भरने का प्लान बनाता है। दूसरे दिन सासोंग उसे हॉलवे साफ करने का काम देता है। तीसरे दिन बेचारा यीजुन विंडो साफ कर रहा होता है क्योंकि हैरानी की बात है कि अब तक किसी भी गेट का कुछ आता पता नहीं है। चौथे दिन तक यीजुन का एक्साइटमेंट काफी हद तक ठंडा पड़ चुका है क्योंकि अब तक कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। जैसे हमेशा उसे एक और मीनियल टास्क मिलता है, इस बार पोछा लगाना। पांचवें दिन सिर्फ 2 दिन बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेट होने में और अब तक यीजुन ने सिर्फ नौकर की तरह सफाई ही की है। उसे पूरी तरह यकीन हो चुका है कि वो बर्बाद हो गया है। पहले दिन गेट न मिलना समझ में आता है, लेकिन ये 5वां दिन है और उसने पूरे हफ्ते बस इस बदनसीब जगह को साफ ही किया है।
उसने अपनी स्क्रिप्ट में एक भी शब्द नहीं बदला और डेडलाइन उसके सर पे ऐसे लटकी है जैसे ग्रिम रीपर उसकी जान लेने आ रहा हो। सीन कट होता है गुक्युंगमो पर, जो यीजुन का मैन्यूस्क्रिप्ट एग्जामिनर है और लेट ऑफिस में काम कर रहा है जब बाकी सब लोग घर जा चुके हैं। तब उसका कोवर्कर उसके पास आता है और कॉफी ऑफर करता है। उसे पूरा यकीन है कि गुक्युंगमो अपने आप को इतना थका रहा है सिर्फ यीजुन की वजह से। गुक्युंगमो मान लेता है। दूसरा आदमी पूछता है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है उस रूकी राइटर के लिए, जब वो इतना अच्छा भी नहीं है। खैर, लगता है कि गुक्युंगमो खुद भी नहीं जानता कि वो यीजुन पर इतना ध्यान क्यों दे रहा है, लेकिन जब भी वो उसे देखता है उसे लगता है जैसे यीजुन अपनी राइटिंग के जरिए कुछ साबित करने के लिए डेस्परेट है। गुक्युंगमो को उम्मीद है कि उसकी ये मेहनत कभी न कभी रंग लाएगी, क्योंकि उसके लिए वो लड़का आखिरी उम्मीद है। लेकिन जो उम्मीद कुक्युंगमो ने बांध रखी है, वो फिलहाल तो काफी मुश्किल में है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन से बस एक दिन पहले बेचारा यीजुन अब तक अपने करंट मैन्यूस्क्रिप्ट में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। वर्ड काउंट 0 पर अटका है। आस्पायरिंग ऑथर अपने पहले सी रैंक गिल्ड ऑब्जर्वेशन में बिजी है। उसका नया ऑब्जेशन है एक रियलिस्टिक नॉवेल लिखना। लेकिन अब तक उसका ये गोल उसके लिए बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं रहा, क्योंकि अब तक उसने एक भी शब्द नहीं लिखा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है। वो अब डर के मारे मर रहा है, समझ रहा है कि उसकी नौकरी जाने वाली है। तभी सी रैंक गिल्ड का लीडर उसके पास पहले दिन की अच्छी खबर लाता है। उनके पास एक इमरजेंसी डंजियन एक्सपीडिशन है। यीजुन एक पल के लिए बोलती बंद हो जाती है, फिर वो खुशी से फट जाता है। ये वही पल है जिसकी उसे इंतजार था, हंटर्स को एक्शन में देखने का मौका, ताकि वो लिख सके। लेकिन किसी वजह से सी रैंक हंटर्स काफी चिंतित लग रहे हैं। बात यह है कि ये बी रैंक डंजियन है और वो सी रैंक गिल्ड है। यीजुन को तो ये मजाक लग रहा है, लेकिन वो अक्सर भूल जाता है कि हर कोई उसकी तरह ओवरपावर्ड नहीं है। कम से कम 3 गिल्ड्स चाहिए होते हैं अपने रैंक से ऊपर वाले डंजियन को क्लियर करने के लिए। पहले तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन असली परेशानी दूसरे गिल्ड के साथ है जो अभी अभी उनका पार्टनर बना है। सीन शिफ्ट होता है वैली ऑफ द वुल्व्स में, जो सोक्सान गेट में है। हंटर्स अपने गियर्स पहनकर रेडी हैं, लेकिन यीजुन के गिल्ड मेंबर्स इस बात को लेकर क्यूरियस हैं कि वो क्या कर रहा है। ये बंदा अपने पहले लो रैंक डंजन का एक्सपीरियंस ले रहा है और ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे किसी बच्चे ने पहली बार कैंडी देखी हो। वो देखते हैं कि ये जुन हर तरफ हंटर्स से इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन वो इसे बस एक न्यूबी की क्यूरियोसिटी समझकर छोड़ ही देते हैं, जो शायद अपनी ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए ऐसा कर रहा है। जो गिल्ड उनके साथ मिलकर मिशन कंप्लीट करने वाली है, उसका नाम फियर्स बियर है। उनके गिल्ड मास्टर रिचर्ड बियर हार्मनी गिल्ड के मेंबर्स को बार बार चिढ़ा रहे हैं। इन दोनों गिल्ड्स के बीच बिल्कुल भी अच्छे रिलेशंस नहीं हैं और रिचर्ड उनका मजाक उड़ा रहा है कि हार्मनी गिल्ड अपने रुकीज को ट्रेन करके उन्हें दूसरी गिल्ड्स में भेज देता है। हालांकि हार्मनी गिल्ड ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उनकी रिक्रूट्स को तो बस छीन लिया गया था। असल में इन दोनों गिल्ड्स के बीच नफरत इस वजह से है क्योंकि फियर्स बियर्स यानी फैट बियर्स हमेशा हार्मनी गिल्ड के मेंबर्स को बाय आउट कर लेते हैं। रिचर्ड बिना किसी वजह के चिड़चिड़ कर रहा है और इनकी बेकार की टकरार को तीसरी सी रैंक गिल्ड मैंटिस गिल्ड बस मजे लेकर देख रही है। सोंग को लगता है कि कमजोर लोगों की बेकार बहस का कोई मतलब नहीं। वो इन दोनों को बोलता है कि अपनी एनर्जी रेड के लिए बचा के रखें। वैसे ये बंदा भी काफी ज्यादा अपने में ही जीता है। रैंक को लगता है कि उसकी गिल्ड इन तीनों में सबसे बेस्ट है और वो बाकी दोनों गिल्ड्स का बस छोटी छोटी चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल करेगा। जब ये छोटी मोटी टकरार चल रही होती है, तब युजुन मजे से सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है, ताकि वो अपनी स्टोरी के लिए नए आइडियाज इकट्ठा कर सके। उसे एक रियलिस्टिक कहानी लिखनी है और ये सब उसके लिए फ्री का कंटेंट है। तभी एक और एरोगेंट गिल्ड मेंबर उसे थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि नए रुकीजस कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रहे हैं। लेकिन बेचारे को पता नहीं था कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया। येजुन उसे ऐसी घूर के देखता है जैसे अभी उसके दांत तोड़ के उसको ही खिला देगा। ये लुक इतना स्केरी था कि वो बंदा एक सेकंड के लिए हिल गया, लेकिन फिर येजुन वापस अपने नॉर्मल हैप्पी गो लकी मोड में आ गया। वो बंदा तुरंत भाग लेता है और पूरे मिशन में येजुन से दूर ही रहता है।
येजुन को लगता है कि उसके पास एक और जबरदस्त आइडिया आ गया है जो वो अपनी कहानी में हेल्पर के स्ट्रगल्स दिखाने के लिए यूज कर सकता है। फिर येजुन को गेट के अंदर बुलाया जाता है। गेट के अंदर जाकर तीनों गिल्ड्स मॉन्स्टर्स को मार गिराने में लग जाते हैं। वोल्फ्स इन तीनों गिल्ड्स की कॉम्बाइंड ताकत के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते, लेकिन उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल तो आपस में लड़ने में ही हो रहा है। वैसे हारमनी गिल्ड के मेंबर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने जाते हैं, मोटू रिचर्ड आके उनका किल चुरा लेता है। ये बंदा असली मायने में किल स्टीलर है। ये देखकर येजुन थोड़ा स्पीचलेस रह जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि नॉर्मल हंटर्स और मॉन्स्टर्स के बीच असली बैटल इतनी कैओटिक हो सकती है। मतलब ये लोग तो एक किल के लिए एक दूसरे पे ही चिढ़ रहे हैं। येजुन ने कभी नहीं देखा था कि फाइटिंग में इतनी छोटी सोच भी हो सकती है। रैंग अब सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि उसने एक्सक्लूसिव राइट्स जीत लिए हैं जो उसकी गिल्ड को अटैक पैटर्न सेट करने और रेड की स्पीड तय करने की पावर देते हैं। वो फियर्स बियर और हार्मनी गिल्ड्स को छोटे मॉन्स्टर्स से निपटने दे रहा है ताकि उसकी खुद की गिल्ड रिसोर्सेज बचा सके और सीधा फाइनल बॉस पे अटैक करे। रैंग देखता है कि बॉस उनके सामने आ रहा है, बस एक बड़ा सा वुल्फ है। उसके हंटर्स ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि वो इसे इजीली खत्म कर देंगे। रैंक को पूरा यकीन है कि उसकी गिल्ड अब पी रैंक तक प्रमोट होने वाली है। वो फुल स्पीड में आगे बढ़ता है ताकि अपनी गिल्ड को बाकी कमजोर गिल्ड से ऊपर ले जा सके। उसकी गिल्ड बॉस मॉन्स्टर को काफी अच्छी तरह से स्लैश कर रही है और रैंक खुद भी कई बार बॉस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। जायंट वोल्फ जमीन पे गिर जाता है। रैंक को मॉन्स्टर्स को मार मार के चटनी बनाना बड़ा पसंद है। उसे लगता है कि ये बस एक छोटी सी गेम है। लेकिन उसकी ओवर कॉन्फिडेंस तब डर में बदल जाती है जब वो 80 बॉस मॉन्स्टर को देखता है। ये उससे भी बड़ा और ज्यादा खौफनाक है, एक अनडेड वोल्फ। ये एक ए रैंक कैलिबर का मॉन्स्टर है जो वैसे तो बी रैंक गेट में होना ही नहीं चाहिए था। जब सब लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं तब येजुन उस वोल्फ को बस एक नॉर्मल मॉब एनपीसी समझ रहा होता है। उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अनडेड वुल्फ अपनी पूरी ताकत से रैम्पेज शुरू कर देता है और रैंक के हंटर्स को चूर चूर कर देता है। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट जाता है और वो पूरी तरह से निराश हो जाता है। रैंक की गिल्ड के मेंबर्स डर के मारे भाग जाते हैं और समझ जाते हैं कि गेट में एक एबनॉर्मल चेंज आ गया है। गेट चेंज असल में एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होती है जब एक हाई रैंकिंग बॉस मॉन्स्टर गेट के रैंक को बदल देता है। ए रैंक मॉन्स्टर देखकर तो बी रैंक हंटर्स भी हिल जाते हैं। ए रैंक क्रीचर उनके लेवल से बहुत ऊपर है, एक ऐसी पीक जो उनके लिए सपने जैसी है। और अब ये अनडेड वोल्फ उनका सबसे बड़ा मौत का फरिश्ता बन गया है। सी रैंक गिल्ड के पास गेट से 2 रैंक्स ऊपर वाले मॉन्स्टर से लड़ने का क्या चांस होगा। उनका सर्वाइवल रेट तो एक नॉर्मल इंसान के एक आम गेट में बचे रहने से भी कम है। बेसिकली ये लोग तो अब गए काम से। वॉल्व्स गिल्ड मेंबर्स को ऐसे चीयर रहे हैं जैसे कागज फाड़ रहे हो। रैंग वहां खड़ा है, बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा। इतना कुछ हो रहा है कि वो बस हाँप रहा है और इतनी मुश्किलों को पार करने के बाद भी रैंग यहाँ हार के वापस जाने को तैयार नहीं है। इसलिए वो अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करता है और सीधा आगे बढ़ता है, लेकिन एक ही मार में जमीन चाट लेता है और उसका बदन पास के बोल्डर से टकराता है। बाकी के वोल्व्स जो सपोजिटली बी रैंक के हैं, बड़ी आराम से हर एक गिल्ड मेंबर का शिकार कर रहे हैं। फियर्स बियर गिल्ड भी अब पूरी तरह से डिस्पेयर में है। ये लोग इस मुश्किल सिचुएशन में खुद को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। तभी सासोंग आवाज उठाता है और सबको हौसला रखने और एसोसिएशन मेंबर्स के बैकअप का इंतजार करने को कहता है। उसका प्लान है कि अगर वो कुछ वक्त तक छुपकर वक्त गुजार पाएं तो एसोसिएशन के हंटर्स वक्त पर उन तक पहुंच जाएंगे। सासोंग अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है ताकि बाकी लोग जिंदा बचा सकें। गिल्ड मेंबर्स भाग जाते हैं उससे माफी मांगते हुए कि वो उसे छोड़कर भाग रहे हैं। सासोंग को पता है कि वो सामने वाले मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता, लेकिन वो तो बस एक डिकॉय बनकर बाकी लोगों को भागने का मौका देना चाहता है। उसका भाई भी उसके पास आ जाता है बिना किसी डर के इस खौफनाक मुश्किल का सामना करने के लिए। दोनों ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है, वो भी इतने सारे भेड़ियों के सामने। सोंग एहोन को कहता है कि जब तक उसके पास वक्त है वो भाग ले। वो माफी भी मांगता है कि उसकी वजह से एहोन को इस घटिया सिचुएशन में घसीटा गया।
ऑन ये सब देखता है और उसे एक एनलाइटेनमेंट मिलता है। वो धीरे धीरे समझ रहा है कि हर कोई भागकर जिंदा नहीं बच सकता। ये बैटलफील्ड की क्रूएल रियलिटी है। यहाँ लोग जानते हुए भी लड़ते हैं कि वो मरने वाले हैं। ऑन उनके बहादुरी भरे एफर्ट्स के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। लेकिन हारमनी डुओ ए रैंक मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल बेकार है। उन्हें एक भी ओपनिंग नहीं मिल रही। जैसे ही उन्हें लगता है कि अब उनकी मौत तय है, एक बिजली की बीम उनके पास से गुजर जाती है। ये जो एक बार फिर अपनी सुपर सायन मोड ऑन कर लेता है, चश्मे उतार के सीरियस हो जाता है। वो अपनी थंडर व्हील एबिलिटी यूज करता है और एक ही स्ट्राइक में मॉन्स्टर्स के ग्रुप को खत्म कर देता है। सबसे क्रेजी बात तो ये है कि उसने अपने पावर का बस 5% आउटपुट एडजस्ट किया था और उससे भी जमीन में एक बड़ा गड्ढा हो गया। सासोंग और सुहो बिल्कुल शॉक में हैं एहोन को ऐसे मॉन्स्टर्स को उड़ाते देखकर। वो लीजेंडरी हंटर उन दोनों को देखता है जैसे उन्हें कुछ प्रॉमिस कर रहा हो, और सोचता है कि उसने अपनी रियलिस्टिक हंटर स्टोरी के लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया है। लेकिन उसका पहले का अटैक ए रैंक मॉन्स्टर को पूरी तरह से हराने के लिए काफी नहीं था। लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है। वो बिना पलटे बस एक वेव ऑफ लाइटनिंग में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब तक सबको समझ आ गया है कि वो ही असली थंडर एम्परर है। ये जो उनके पास वक्त कम है,